कल ईद का त्योहार है और ईद से ठीक एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के लोगों को ईद का बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं और यहाँ जो कश्मीर घाटी से कन्याकुमारी तक का रेल का सफर है वो शुरू हो जाएगा और प्रधानमंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाने के साथ ही ये वंदे भारत ट्रेन जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं श्रीनगर से निकलकर सीधा कटरा पहुंचेगी और कटरा से आगे ये ट्रेन जो है फिर दिल्ली तक और कन्याकुमारी तक भी जाएगी और इसके साथ ही जो सफर यहाँ कश्मीर घाटी से दिल्ली तक का सफर है वो शुरू हो जाएगा। यहाँ पूरे जम्मू कश्मीर के लोग उत्साह से भरे नजर आ रहे हैं क्योंकि 100 साल से भी ज्यादा पुराना सपना आज जम्मू कश्मीर के लोगों का पूरा हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए जम्मू कश्मीर आ जाए हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों को ये बहुत ही बड़ा और खास ईद का तोहफा देंगे। कैमरामैन रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। ये वो वंदे भारत ट्रेन है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर कश्मीर घाटी के लिए रवाना किया है। तस्वीरों में आप देखिए कि ये वंदे भारत जो ट्रेन है ये जम्मू कश्मीर की जो परिस्थितियां हैं यानी जो मौसम की परिस्थितियां हैं उसको ध्यान रखते हुए खासतौर पर इसको डिज़ाइन किया गया है क्योंकि ये ऑल वेदर ट्रेन है। हम देखते हैं कि सर्दियों में बेहद ज़्यादा बर्फबारी होती है और उस बर्फबारी को ध्यान रखते हुए इसको डिज़ाइन किया गया है। बारिश भी बेहद ज़्यादा होती है, ऐसे में ये ट्रेन जो है ये कश्मीर घाटी के लिए लाइफलाइन है क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार जम्मू श्रीनगर हाईवे जो है कई दिनों तक बंद रहता है भूस्खलन की वजह से, बर्फबारी की वजह से। लेकिन ये आप देखिए कि अब क्योंकि जब ट्रेन कश्मीर घाटी में चलना शुरू हो चुकी है ऐसे में अब लोगों के लिए बेहद ज़्यादा सहूलियत होगी, बेहद ज़्यादा आसानी से लोगों का सफ़र होगा और कहा जाए कि घंटों का सफ़र मिनटों में तय होगा गलत नहीं होगा क्योंकि कटरा से कश्मीर घाटी तक महज 3 घंटे में आप पहुंच पाएंगे। भारत ने इतिहास रच दिया है। भारतीय रेल जो है आज वो कर दिखाया है जो कोई देश नहीं कर पाया। कैमरामैन रोहित के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, कटरा। ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था को भी बेहद ज्यादा पुख्ता किया गया है। हम आपको मिलाने जा रहे हैं आरपीएफ के कोरस कमांडो से। तस्वीरों में आप देखिए ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के कोरस कमांडो हैं। अब तक आपने इन कमांडो को बेहद कम देखा होगा क्योंकि ये कमांडो जो हैं अब सुरक्षा कवच का काम करेंगे उन यात्रियों के लिए जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर घाटी तक रेल मार्ग पर सफर करेंगे या फिर कश्मीर घाटी से दूसरे हिस्से में जाएंगे। आप देखिए कि अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं, अत्याधुनिक उपकरणों से लैस हैं। कोरस कमांडो का यही मकसद है कि दुश्मन अपने किसी भी नापाक इरादों में कामयाब ना हो पाए। आप देखिए वंदे भारत ट्रेन है और इस ट्रेन की सुरक्षा व्यवस्था को किस कदर यहाँ पर पुख्ता किया गया है ताकि यात्री अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, महफूज महसूस करें। इन विशेष कमांडो को जो कोरस कमांडो हैं इन्हें आपने बेहद कम देखा होगा लेकिन ये जो है यात्रियों का सुरक्षा कवच है। जो भी ट्रेन कश्मीर घाटी जाएगी या कश्मीर घाटी से देश के अन्य हिस्सों में जाएगी उनके लिए सुरक्षा का जिम्मा जो है अब कोरस कमांडो के पास है। कैमरामैन रोहित के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, कटरा। मध्य प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं के लिए बदनाम व्यापम का नाम भले ही बदल दिया हो लेकिन व्यापम में अभी भी गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। नाम बदलने के बाद भी अब जो ताजा मामला सामने आया मध्य प्रदेश में आरक्षक भर्ती परीक्षा का जो कि 2023 में हुई थी। सॉल्वर के जरिए पूरी परीक्षा दी गई। इससे पहले आधार कार्ड को अपडेट किया गया, आधार कार्ड में फोटो जो थे वो बदल दिए गए, सॉल्वर के लगाए गए, बाद में आधार कार्ड को फिर अपडेट करके फिर से उसे सत्यापित कराया गया। इस मामले में मध्य प्रदेश के 8 अलग अलग जिलों में 24 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 2023 में 7411 पदों के लिए परीक्षा हुई थी और इसके बाद इसमें जो चयन हुआ लिखित और फिजिकल टेस्ट के बाद 7411 पदों पर। लेकिन जब ये जिनका चयन हुआ था ज्वाइनिंग के लिए अपने अपने ज़िले में पहुँचे तब पता चला फिंगरप्रिंट्स उनके नहीं मैच खाए। तब इस बात का खुलासा हुआ जिसके बाद जांच शुरू हुई। इस मामले में कांग्रेस का कहना है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए क्योंकि ये व्यापम से भी बड़ा घोटाला है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश। गुजरात पुलिस ने शुरू की नई पहल जी में अब सोशल मीडिया पर भी होगा जनता की समस्याओं का समाधान।
जीपी स्मैश इस पहल के तहत पुलिस अब सोशल मीडिया के माध्यम से राज्य के नागरिकों से जुड़ रही है और उनकी शिकायतों का त्वरित समाधान करने का प्रयास कर रही है। जीपी स्मैश के तहत पुलिस सोशल मीडिया पर नागरिकों की शिकायतों और सुझावों को सुनती है और उन्हें तुरंत संबंधित अधिकारी तक पहुंचाती है। इस पहल के तहत पुलिस ने एक स्टेट लेवल डेडिकेटेड टीम बनाई है जो 24/7 रियल टाइम में सोशल मीडिया पर होने वाली गतिविधि पर नजर रखती है। सभी जिलों, रेंज और इकाइयों में भी एक अलग टीम काम कर रही है जो नागरिकों की शिकायतों का समाधान करने में मदद करती है। इस पहल के तहत पहले 3 महीनों में ही 335 शिकायतें मिली है, जिनमें से 310 का समाधान किया जा चुका है। इसमें नागरिक में सुझाव और शिकायतें गुजरात पुलिस के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर @गुजरात पुलिस पर टैग करके दे सकते हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य नागरिकों की शिकायतों का त्वरित समाधान करना है और उन्हें पुलिस के साथ जोड़ना है। ऐसे में अब देखना होगा कि पुलिस के रवैये के चलते आमतौर पर पुलिस थानों या पुलिस से दूर रहने वाली जनता जीपी स्मैश के जरिए कितना पुलिस से जोड़ पाती है। कैमरामैन प्रभात साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। उत्तर प्रदेश में युवा बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर। यूपी पुलिस अगले सप्ताह निकालेगी 23,000 से अधिक पदों पर वैकेंसी। इस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% का आरक्षण दिया जाएगा। पुलिस विभाग में नौकरी के लिए बड़े स्तर पर वैकेंसी निकल रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक कार्यालय ने इस संबंध में यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड को एक प्रस्ताव बनाकर भेज दिया है। उसके बाद पुलिस विभाग में भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। 19,220 सिपाही और 4,543 सब इंस्पेक्टर भर्ती होंगे। इस भर्ती में अग्निवीरों के लिए भी खास मौका है। योगी सरकार की कैबिनेट में 2 दिन पहले ये ऐलान किया था कि अग्निवीरों के लिए पुलिस भर्ती में 20% का आरक्षण दिया जाएगा। ऐसे में अग्निवीरों को भी पुलिस विभाग में स्थायी नौकरी का अवसर मिलेगा। माना जा रहा है कि करीब 35,000 से ज्यादा आवेदन आ सकते हैं, जिसको लेकर भर्ती बोर्ड बड़े स्तर पर तैयारी कर रहा है। वहीं विज्ञापन जारी होने के बाद अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर पात्रता मापदंड और चयन प्रक्रिया की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कैमरा पर्सन मिट्टू सिंह के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। मीठी नदी सफाई घोटाले में अभिनेता डीनू मोरिया और उनके भाई सेंटिनो मोरिया पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। आज सुबह से ईडी की रेड चल रही है। ये ईडी की रेड मुंबई और केरल में करीब 16 जगहों पर चल रही है। अगर डीनू मोरिया और उनके भाई के कनेक्शन की बात करें तो एक आरोपी केतन कदम से इनका कनेक्शन है। केतन कदम से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सामने आया। इसके बाद मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने 2 बार इन दोनों भाइयों से पूछताछ की। बताया जाता है कि इस पूछताछ में यूओडब्ल्यू के अधिकारी संतुष्ट नहीं हुए। इसके बाद इस मामले में ईडी की एंट्री हुई है और ईडी ने अब 16 जगहों पर रेड की है। आज सुबह 8 बजे से ही यह कार्रवाई चल रही है। कई बार इनसे जो ईओडब्ल्यू की पूछताछ हुई थी उसमें ईओडब्ल्यू ये जानने की कोशिश कर रही थी कि उन्होंने केतन कदम से जो पैसे लिए हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ है, वो किस लिए हुआ है और उन्होंने ये पैसे अगर सॉफ्ट लोन के तौर पर लिए तो अभी तक क्यों नहीं लौटाए। इन सारी बातों का जवाब ईओडब्ल्यू के अधिकारी जानना चाहते थे और उनको कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिला। अंचल के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सिनेत ने भारत की विदेश नीति पर सवाल उठाया है और कहा कि जिस यूपीए सरकार के वक्त पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया, अब पाकिस्तान को कई देशों की तरफ से मदद मिल रही है। सुप्रिया सिनेत ने आगे कहा कि हमारे देश के सम्मान को ठेस पहुंचे या हमारी संप्रभुता पर सवाल उठे, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आज मोदी सरकार की विफल विदेश नीति के कारण भारत का पूरी दुनिया में अपमान हो रहा है। कनाडा हमें G7 के लिए नहीं बुलाता। ट्रंप लगातार सीज फायर का श्रेय ले रहे हैं। हम दुनिया में अलग थलग पड़ गए हैं। हमारे सदाबहार मित्र हमसे किनारा कर रहे हैं। बड़े देश हमारे दुश्मन के खेमे में नजर आ रहा है। जिस पाकिस्तान को हमने पूरी तरह से दरकिनार कर दिया था, वो आज हीरो बना घूम रहा है। उसे वैश्विक संस्थाओं में प्रतिनिधित्व का मौका मिल रहा है। वैश्विक संस्थान उसे आर्थिक सहायता दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 45 दिनों में कश्मीर की तरफ झांका भी नहीं, लेकिन आज वो फीता काटने के लिए कश्मीर पहुंचे हैं। ऐसे में पूरे देश के मन में कई सवाल उठेंगे। 11 साल से ज्यादातर समय तक सत्ता में रहने के बाद और 90 से ज्यादा देशों का दौरा करने के बाद भी नरेंद्र मोदी की विफल विदेश नीति के कारण हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले दिनों में बड़ी हलचल जो है वो देखने को मिल सकती है। मनसे और शिवसेना यूबीटी के गठबंधन को लेकर उद्धव ठाकरे ने बड़ा बयान दिया है। कुछ ही समय पहले मातोश्री में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने मनसे और शिवसेना के गठबंधन को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि महाराष्ट्र की जनता के मन में जो है वही होगा। हमारे और उनके सैनिकों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई संभ्रम नहीं है। हम गठबंधन पर संदेश नहीं, सीधे
ब्रेकिंग न्यूज देंगे। अब देखना होगा कि आखिरकार उद्धव ठाकरे के मन में क्या चल रहा है और वो कौन सी ब्रेकिंग न्यूज देंगे। गौरतलब है कि दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन को लेकर राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे ने भी बड़ा बयान देते हुए कहा था कि दोनों भाइयों को एक दूसरे से बात करनी चाहिए। कैमरामैन सुनील भारती के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई। बाढ़ के कहर से गांव वाले लोग परेशान हैं। इसका सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट के सिक्किम, आसाम और मणिपुर में पड़ रहा है। जगह जगह जल जमाव हो चुका है, नदियां जो हैं उफान पे है, निचले इलाके में लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। वहीं सिक्किम में लैंडस्लाइडिंग होने की वजह से जो सेना का राहत शिविर था वो पूरी तरह से धंस चुका है। वहां पे करीबन 3 जवानों की मौत हो चुकी है और 6 जवान लापता है, उनकी भी खोज जारी है। दूसरी तरफ जो निचले इलाके में लोग हैं उन्हें हेलीकॉप्टर के मदद के द्वारा सुरक्षित स्थानों पे वहां पे राहत शिविर में लाया जा रहा है, यानी सेना की मदद लिया जा रहा है। यही स्थिति सिक्किम की बनी हुई है। यदि आसाम की बात करें तो आसाम में जगह जगह पे गांव में पानी घुस चुका है। लोगों को राहत बचाव कार्य के लिए खाने पीने की चीजें भी दिया जा रहा है। और मणिपुर में लगातार गांव में लोग परेशान हैं, उन्हें न खाने की चीज बची हुई है और ना ही जो पीने की है, उन सब चीज नष्ट हो चुके हैं। तो कह सकते हैं कि राहत और बचाव कार्य चल रहा है। जगह जगह में पानी अभी भी जमा हुआ है, सेना के मदद लिया जा रहा है। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24। पूरे सिक्किम में भूधसान होने के वजह से पूरी तरह से तबाही मची हुई है। निचले इलाके में जगह जगह पानी जमा हो चुका है, जिसके वजह से सेना राहत और बचाव कार्य कर रही है। इस भूधसान के होने के वजह से 3 सेना के जवानों की मौत हो चुकी है, 6 सेना का जवान लापता है, जिनकी खोज अभी भी जारी है। यहाँ पे ऐसे सैकड़ों जो घर थे जिनके निचले इलाके में पानी चला गया है। लोगों के घरों में खाने पीने की जो भी चीजें थी पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। यानी कह सकते हैं कि प्रशासन राहत और बचाव कार्य कर रहा है। यही स्थिति आसाम की बनी हुई है। आसाम में लगातार यहाँ पे बाढ़ की स्थिति से लोग काफी प्रभावित है। सभी के घरों में पानी घुस चुका है। और वहीं की मणिपुर की यदि बात किया जाए तो मणिपुर में करीबन 2000 से ज्यादा लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। सड़कों के ऊपर में जल जमाव हो चुका है। सेना द्वारा राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। आपदा की तरफ प्रबंधक की तरफ से लगातार काम किया जा रहा है और लोग यहाँ पे काफी डरे समय है और अपना जीवन यापन करने के लिए ऊपरी इलाके में राहत शिविर में रहने के लिए मजबूर है। कैमरा पर्सन के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24। राजस्थान में आज से वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस पूरे जल संरक्षण अभियान की शुरुआत करते हुए रामगढ़ बांध पर श्रमदान भी किया। रामगढ़ बांध का निर्माण सालों पहले जयपुर की जनता को जलापूर्ति के लिए किया गया था, लेकिन अब वह पूरी तरह सूख चुका है, अतिक्रमण की चपेट में है। ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यहां से श्रमदान की शुरुआत करते हुए एक बार फिर से इसे नया जीवन देने का अपनी योजना को यहां से शुरुआत की है। वैसे आज इस पूरे अभियान के तहत मुख्यमंत्री कई कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। बूंदी के केशवराव पाटन में वहां पर चंबल नदी में वे आज पूजा भी कर रहे हैं। इसके अलावा शाम को भरतपुर में गंगा आरती में भी भाग लेंगे और जहां पर भी मुख्यमंत्री आज जा रहे हैं वहां पर वे राजस्थान में पानी से जुड़ी अपनी सरकार की तमाम परियोजनाओं का उल्लेख कर रहे हैं। जनता से भी पर्यावरण के साथ साथ बारिश के जल को बचाने की लगातार अपील करते हुए इसके लिए चलाई जा रही मुहिम में शामिल होने की बात कर रहे हैं। श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। नए वक्फ संशोधन कानून के तहत सरकार ने उम्मीद पोर्टल, उम्मीद यानी कि यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एफिशिएंसी एम्पावरमेंट एक्ट 1995, जिसको उम्मीद नाम दिया गया है, इसको आज लॉन्च कर दिया है। और सरकार ने कहा कि ये पोर्टल पूरी तरीके से संवैधानिक और कानूनी होगा और इस पोर्टल पर सभी वक्फ संपत्तियों जो कि इस कानून में जिसका बताया गया है, जिसके बारे में कि सभी वक्फ संपत्तियों को इस पोर्टल पर बताना होगा कि संपत्ति कैसी है, इसकी जानकारी देनी होगी। साथ साथ जो इस कानून के बनने के बाद यानी कि 8 अप्रैल 2025 के बाद जो भी वक्फ होगा उसका रजिस्ट्रेशन भी इस पोर्टल पे करना अनिवार्य होगा और ये सब कुछ जो है 6 महीने के अंदर अंदर इसे करना होगा। तो एक तरीके से सरकार ने साफ कर दिया है कि कानून अपना काम करेगा। हालांकि अभी इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और उस पर फैसला सुरक्षित रखा सुप्रीम कोर्ट ने। फैसला अभी आना बाकी है।